Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. Keep your videos on. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please keep your videos on. Nishant, Arshita, Shweta, Arun. वीडियो ऑन कर लीजिए अपने. श्वेता, तिशा, अर्शिता, आप लोगों के वीडियो ऑन नहीं है. Yes, sir. हाँ, वीडियो ऑन करिए. सर जी मेहनत कर ली. हाँ, आई सॉ दैट. Shweta, you are the only one who is pending. We will get started, okay? Others will join when they will. Okay. So, let's do a few more of the real number questions. Okay. If two positive integers a and b are written as x cube into y square and b as xy cube, x and y are prime numbers. Okay, this is important. X and y are prime numbers. तो इसका HCF क्या होगा इन दोनों नंबर्स का? Sir, XY square. इसका होगा x, तो इनमें हम कॉमन ढूंढ लेंगे. x कॉमन है और y स्क्वायर कॉमन है, तो ये होगा डायरेक्टली आंसर आ जाता है. ठीक है, वेरी गुड. इफ एनीबडी हैज अ डाउट कि ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन, तो पूछ लीजिए. वही पर्पस है रिवीजन का. ठीक है, कोशिश करिए कि साथ में करें. केवल क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो साथ में कर रहे हैं तो उनका लर्निंग हाई रहेगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब मुझे आंसर दें. ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि सब खुद से ये करते रहें. कोशिश करिए कि क्लास में सबसे पहले आप ही हो जो इसको करें. ठीक है, that is how you will build your speed and understanding. If two positive integers p and q can be expressed as ab square and q as a cube b, okay, and a and b are prime numbers. ये कंडीशन तो जरूरी है, होनी चाहिए. ठीक है ना, तो LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? a b स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे है a क्यूब b, राइट. तो हमें करना क्या है, जो भी बिगर पावर से बस वो लिखनी है. हमें करना कुछ भी नहीं. Sir, A cube B यहाँ cube. पे 3 आएगा और यहाँ पे बिगर पावर a cube b square. b स्क्वायर. ओके, तो c आ गया हमारा आंसर, राइट. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम. The product of a non-zero rational and an irrational number is non-zero rational and irrational number is Always irrational. always irrational, right? Yes sir, irrational number. हाँ, तो ये जो है इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर के प्रोडक्ट सम, ये कई बार थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं. जैसे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज Rational number. The rational number. Either rational or irrational. very good. Okay, we cannot say. Okay,
कैन बी एनीथिंग। ओके, तो जैसे In this question, it would be the product of a zero, like here it is written non-zero rational. हाँ हाँ, तो ये क्यों हाँ ये नॉन जीरो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर रैशनल नंबर जीरो होता तो रिजल्ट क्या हो जाता, जीरो, जो रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर 0 इंटू √3 करेंगे तो 0 आ जाएगा और वो रेशनल आ जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर 0 के अलावा कुछ और है तो जो भी रिजल्ट आएगा नॉन जीरो रेशनल से, जब हम एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये इसमें, जैसे कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? रैशनल प्लस इरेशनल का, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल पूछा था मैंने, इरेशनल प्लस इरेशनल का सम क्या होगा? The either rational or irrational. Anything, right? It will be anything. ठीक है ना, जैसे √2 को मैं -√2 से अगर ऐड कर दूं तो 0 आ जाता है, तो 0 आएगा, राइट? या फिर 2 + √3 को मैं 2 - √3 से ऐड कर दूं तो 4 आ जाता है। तो रेशनल भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं √2 + √3 करूं तो ये इरेशनल का इरेशनल ही रहता है, राइट? तो यूजुअली इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, एनीथिंग हो जाता है। लेकिन जब हम रेशनल के साथ तो ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल ही रहता है। रैशनल इरेशनल को अदर देन जीरो ऑफ कोर्स, राइट, चेंज उसकी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा सोचा हुआ होना चाहिए दिमाग में, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ये आप मग अप करके रखिए, लेकिन ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए बस, ठीक है? At the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, both inclusive. Okay? कौन सा होगा ऐसा नंबर जो 1 to 10 तक सबसे डिविजिबल हो? इसका क्या मतलब? 2520 हाँ, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हमें एलसीएम निकालना है 1 to 10 का, राइट? यस सर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट राइटिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को 2 स्क्वायर लिख लेते हैं टू मेक आवर लाइफ इजियर। ओके, देन 5 हो गया, फिर 6 को हम लिख लेते हैं 2 × 3। ठीक है, कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे हैं। फिर 7 हो गया, फिर 2 क्यूब हो गया, फिर 3 स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया? 2 × 5। ठीक है, अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7। That's it, right? अब इनमें 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है, ये 2, 3, राइट? तो ये 3 आ गया। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ दिख रही है हमें, तो ये 2 आ गया। 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये 5 ही है, और 7 की भी 1 ही है, तो ये ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये कितना हुआ? 8 × 9 × 5 × 7, राइट? तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है। इसको भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो ऐसे मल्टीप्लाई करिए, राइट? मल्टीप्लाई 8 × 5 फर्स्ट, डोंट मल्टीप्लाई 8 × 9 × 5। इस ऑर्डर में करेंगे टाइम लगेगा। ऐसे करेंगे तो ये आएगा 40 और ये आएगा 63, राइट? नाउ दिस इज अ मच इजियर मल्टीप्लिकेशन। सो 0 का तो 0 आ गया, 4 दिस विल, एंड
25, right? 2520 this, right? So usually आप थोड़ा जो हमारे अर्थमेटिक के प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करिए while doing simple things like addition, multiplication also. You get faster and more accurate results. Okay. The decimal expansion of the rational number this will terminate after. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली द आइडिया इज कि हम ये बिना सॉल्व करे निकालें, राइट? एक तो है कि आप डिवीजन करने बैठ जाइए, हमें इसका डिवीजन नहीं करना है पूरा एटलीस्ट, तो कैसे करेंगे? हम जियोमेट्री को 5 and 2 की फॉर्म में लिखेंगे पहले, then it will be 5 power 3 and 2 and we will multiply 2 by denominator and numerator both, so it will terminate after 2 decimal places. ठीक है, वेरी गुड. तो ये 1250 के फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट? तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं. So we usually start with the smallest first, okay? So 625 आया, then we know 625 is 5 raised to the power 4, right? So I would not even write all those steps. So this is 2 into 5 raised to the power 4, right? Okay, the way I have written it might look like 54. So write it like this. Okay, now one thing we need to first ensure is कि ये co-prime numbers हैं. Okay, co-prime का मतलब there are no further common factors. वो पहले हमें ensure कर लेना है, ठीक है? तो ये जो है ये ऑड नंबर है, 2 से तो नहीं जाएगा, और ये 5 और 0 में भी ऐड नहीं होता तो 5 से भी नहीं जाएगा. इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रादर देन डूइंग द डिवीजन, व्हाट विल वी डू? We will try to bring the lowest number in some power of 10. Okay, so वो कैसे आएगा? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 5 की 4 है, तो जिसकी भी ज्यादा पावर है उतने तक इसकी पावर पहुंचानी है. कैसे पहुंचाएंगे इसको? 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, और ऊपर भी 2 रेज़ टू द पावर 3 से, ऊपर भी 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करके. ओके, यस सर. सो अब नीचे क्या आ गया? ऊपर जो भी आए, ठीक है, नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 10 रेज़ टू द पावर 4, right? So 10 raised 2 into to 5. 2 into 5 raised Yes, to power 4, which is 10 raised to the power 4. अब ऊपर कुछ भी हो, I don't actually care, जब तक वो कोप्राइम है, ठीक है? तो अब ये ऊपर कुछ भी हो, हमें पता है कि जो भी नंबर होगा उसमें हम 4 बार पीछे आएंगे और डॉट लगा देंगे, यानी कि 4 जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो कोई भी हो, I don't even care. I will come 4 times behind and put a dot, right? So 4 decimal places. Excuse me sir. हाँ, सर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप एक बार एग्जांपल देकर बता सकते हो कि इफ कोप्राइम्स नहीं होते तो? अच्छा, सर बिकॉज समझना है कि कोप्राइम्स का क्या रोल था. अच्छा ठीक है. अभी जैसे मान के चलिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि क्वेश्चन ये था कि 25/5 में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, राइट? तो अगर आप ये कोप्राइम नहीं है दोनों, राइट? ये 5 से अभी डिवाइड हो सकता है. ओके, अब अगर आपने वो डिवीजन करे बिना ये मेथड लगा दिया तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ऊपर चाहे कुछ भी हो, आप कहेंगे नीचे 10 आ गया तो 1 डेसिमल प्लेस है, जबकि आंसर क्या है इसका? 5 है, एक भी डेसिमल प्लेस है. अंडरस्टूड? नो सर, बट अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हो जाएगा 50/10 एंड दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 5. तो डेसिमल प्लेस तो फिर भी नहीं लगा. हाँ, वो सॉल्व तो करना ही नहीं है ना पूरा.
देखिए अगर हम पूरा सॉल्व करते, देखिए हमने ऊपर का सॉल्व नहीं किया, ये जो नंबर है 14587 इंटू 8, ये क्यों सॉल्व करना है हमें? अगर हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो वी आर फाइंडिंग द आंसर एंड देन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, राइट? विच इज ओके, आई मीन इफ दैट डिवीजन इज इजी, जैसे 25/5 आपसे कोई पूछ लेता है तो आप क्यों ये मेथड लगाएंगे? आप बोल देंगे एक भी डेसिमल प्लेस नहीं आता, राइट? तब तो आप इजिली बोल ही देंगे एक भी डेसिमल प्लेस नहीं आता है। लेकिन ये हमने ऊपर का सॉल्व नहीं किया है, आप समझ रहे हैं डिफरेंस? जब आप जैसे Yes, मैं sir. एक और एग्जांपल बताता हूं, एक और रूल आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस कब आते हैं? जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स केवल 2 और 5 ही होते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो रूल तभी एप्लीकेबल है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि विल दिस टर्मिनेट, यू विल से यस दिस विल टर्मिनेट। अब मैंने पूछा Yes, आपसे sir. विल दिस टर्मिनेट, No, sir. इट विल No. नॉट टर्मिनेट। लेकिन अब मैंने अगर पूछा 21/7 विल दिस टर्मिनेट, कि जस्ट बिकॉज नीचे 7 है आप ये थोड़ा ना बोल देंगे दिस विल नॉट टर्मिनेट। पहले आपको ऊपर भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? या फिर मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए बोलता हूँ 21/14 है कि विल दिस टर्मिनेट, दिस विल टर्मिनेट, राइट? वाई? क्योंकि जब आप इसको 7 से कैंसिल कर देंगे तो नीचे रह 3/2 रह जाएगा विच विल टर्मिनेट। Yes. तो कोई भी ये रूल केवल सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्राइम होते हैं तभी लगाया जाता है, उससे पहले वो रूल आप नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? Yes. Okay, now let's do this question. The values of the remainder are when a positive number a is divided by 3 are 0 and 1 only. अगर हम किसी चीज को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इज दैट ट्रू और फॉल्स? देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 से लेकर n-1 तक आ सकता है, राइट? अगर हम 3 से Yes. डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैन बी 0, 1 or 2. So the answer is no. The remainder can be 0, 1 or 2. Okay, केवल जस्टिफाई करना है तो आप दिखा सकते हैं 5/3 has 1 as quotient and 2 as remainder. Okay, ये आप लिख सकते हैं to say कि 2 भी आ सकता है। Okay, Okay. can the number 6 raised to the power n being a natural number and with the digit 5? No, because when will be factorize the 6, so it will be 2 into 3, and there is not the 5 in its factorization, and it is necessary that there should be 2 as well as 5 in the factorization to end with the digit 0. Yes, ठीक है। So for a number to end with 5, it should definitely have at least one factor 5, right? And it does not have any factor 5. Okay, so it will not. The answer is no because it does not have a factor 5. Yes. Write whether every positive integer can be of the form 4q plus 2 where q is an integer. Every positive integer can be written in this form is the question. Is that possible?
देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज 2q प्लस 1, 2 इंटू 2q प्लस 1 है ये, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इवन नंबर्स, okay, so this number is always even, so every positive integer cannot be written in this form, odd numbers cannot be written in this form, right? Yes, sir. ओके तो ये जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चंस थोड़े से अगर कुछ स्टूडेंट्स को अजीब से लगते हैं, राइट, मतलब मैं अपने आप ही ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से शायद कुछ लोग ना बोले, कुछ लोगों को ना ये क्वेश्चंस जो नॉर्मली हम मैथ्स में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करते रहते हैं, ये क्वेश्चंस आपको वैसे नहीं लगेंगे, okay, these are because this chapter comes from a branch of mathematics called number theory, okay, and number theory is the study of numbers, okay, तो इसमें हम नंबर्स को यूज करने की बजाय नंबर्स के बारे में समझ, ओके, इसलिए इस फील्ड के क्वेश्चंस बड़े अजीब से होते हैं, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं होते, इसलिए इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है। आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिमाग ट्रेन होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने, वरना ये क्वेश्चन एकदम से पहली बार सामने आ जाए तो कठिनाई होती है करने, ओके। But I am just taking a quick poll and I am finding that lot of students have switched off the camera again. Okay, please don't do that क्योंकि हमारा फिर टाइम जो है ना वही रोल कॉल करने में वेस्ट हो जाएगा। I don't want to do that. आप लोग खुद ही अपना कैमरा ऑन रखिए। We will keep moving on this. The product of two consecutive positive integers is divisible by 2. Is this a statement true or false? Sir, true. Yeah, this is true. Sir, true. Definitely True. true. True, लेकिन true. Sir, हमें प्रूव भी sir, अगर करना हम है। हाँ, बताइए। sir, if we take example the 6 and 7, तो उनका प्रोडक्ट 42. डेफिनेटली राइट। तो देखिए इसको हम पहले जो है ये लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनमें से एक ऑड होगा एक इवन होगा, राइट, देयर इज नो अदर वे। और एक ऑड और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा, इवन नंबर आया। ठीक है। तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स वेरी इजी टू प्रूव, लेकिन अब इसका एक रिगरस मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी q, then second number is q plus 1, right? Agreed? So product is equal to q into q plus 1. Okay, now case 1, q is odd, okay, means q can be written as 2m plus 1, right? So q plus 1 is equal to 2m plus 1 plus 1, which is 2m plus 1, right? Which is even, right? Now product is q into q plus 1, which is 2m plus 1
इंटू 2 इंटू m प्लस 1। तो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया हमें, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। इसी तरह से हम केस 2 लेंगे, q is even, so can be written as 2m. q plus 1 can be written as 2m plus 1. Product is 2m into m plus, sorry, 2m into 2m plus 1. Okay, we are getting a factor 2, so divisible by 2. ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर प्रूफ हुआ, ये इसका पूरा प्रूफ हुआ। जबकि कि हम लॉजिकली, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सीधा आंसर लिख सकते हैं ट्रू, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है क्वेश्चन तो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ। अंडरस्टूड? कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब, हम इसको शॉर्टली वैसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी बताया था कि एक ऑब्वियसली जो नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, दे विल बी ऑड एंड इवन रिस्पेक्टिवली, then as we know that the product of odd and even number is always even, so it will be divisible by 2. वो भी तो आप सर ये लॉन्ग मेथड करने की जरूरत है क्या? हाँ देखिए, वो भी प्रूफ मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल है, ऑल्दो दैट्स नॉट अ रिगरस प्रूफ। तो प्रूफ भी हम उसमें क्या है ना, वी आर प्रूविंग बाय स्टेटिंग, ओके, इट्स नॉट अ रिगरस प्रूफ, क्योंकि ये हमने एज्यूम कर लिया वहां पे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज अ इवन नंबर। ओके, ऐसा कोई थियरम तो है नहीं, राइट? मैथ्स में यूजुअली क्या होता है कि हम थियरम्स लेके चलते हैं या एक्सियम्स लेके चलते हैं, तो ये एक रिगरस प्रूफ है क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि 2 फैक्टर आ गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि कुछ जो इससे कठिन सवाल होते हैं उसमें यही मेथड फिर आगे यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है ना, इट इज अ मस्ट कि दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज आल्सो एक्सेप्टेबल फॉर सच अ सिंपल क्वेश्चन। अंडरस्टूड? तो वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मैंने पूरा मेथड आपको इसलिए समझाया है कि इससे कठिन सवाल में आप आर्ग्यूमेंट से उसको प्रूव नहीं कर पाए, तब हमें ये पूरा मेथड जहां पे हम केसेस बनाएंगे और हर केस में चीज को प्रूव करेंगे, दिस इज द वे वी विल डू, ओके, इन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। ये कैसे प्रूव करेंगे फिर? ठीक है ना, तो हमारे पास नंबर्स हैं, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो है n, n+1 और n+2, राइट? तो n इंटू n+1 जो है ये तो डिविजिबल बाय 2 है ही, ये तो अभी अभी हमने प्रूव किया है, राइट? ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमें क्या प्रूव करना रह गया है? हमें ये प्रूव करना रह गया है कि n इंटू n+1 इंटू n+2 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, ये तो 2 ही नंबर डिविजिबल है, या n+1 इंटू n+2 वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा, राइट? तो डिविजिबल बाय 2 तो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। ठीक है, अब हम केवल इसको देख लेते हैं, कैन वी प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3? अब देखिए, ये आर्ग्यूमेंटेटिवली प्रूव करना थोड़ा कठिन है, राइट? मतलब आप मन में तो सोच सकते हैं कि 3 नंबर होंगे तो वो कंटिन्यूअसली 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड तो होंगे ही, इट्स इजी टू थिंक, राइट? क्योंकि 3 के बाद तो रिपीट होते हैं 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं।
लेकिन वो प्रूफ तो नहीं बनेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे ये वाला किया है, सॉरी, जैसे हमने ये वाला किया है। कैसे किया हमने? हमने कहा कि भाई हम जो नंबर्स हैं उनको कुछ ऐसी फॉर्म में लिखें जिससे हम ये प्रूव कर सकें। तो किस फॉर्म में लिखें कि प्रूव कर सकते? बताइए। देखिए, n can be written as 3m plus r, right, where r is equal to 0, 1 or 2, right? अगर हम 3 से n को डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशंट आएगा m और एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0, 1 या 2 में से एक होगा, राइट? Are you following this? Anyone who can respond? ये समझ आ रहा है आपको मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। Yes, sir. ये यूक्लिड्स लेमा आपने क्लास में किया है ना? सर ये एक्चुअली हट गया है सिलेबस से, हाँ, इसलिए तो थोड़ा हाँ, अब मैं आपको मैं भी आपको इसीलिए मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूं कि अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो यूक्लिड्स लीमा है वो एज सच इन्होंने अब बोल दिया, पहले तो क्लासेस आपकी हो गई, ये करा दिया, फिर बाद में जो है हमारे एनसीईआरटी ने, सॉरी सीबीएसई बोर्ड ने बोल दिया कि ये इस बार कोर्स में नहीं। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली यूक्लिड लीमा इज अ वेरी बेसिक थिंग, राइट? किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसका नाम नहीं पता था कि यूक्लिड्स लीमा होता है, राइट? अब इशू ये है कि अगर हम यूक्लिड्स लीमा को ये मान के चलें हमें पता ही नहीं है, तो हम इस चैप्टर में टेक्निकली कुछ भी नहीं बचता है फिर तो, राइट? What are we left with if we say कि यूक्लिड्स लीमा जो है वो नहीं करेंगे हम इसमें, तो कुछ बचता नहीं है। तो जब उन्होंने सिलेबस में ये कहा है कि भाई यूक्लिड्स लीमा को हटा दिया गया है, तो उनका मतलब क्या है कि यूक्लिड्स लीमा का केवल जो थियरी है वो हटाया गया है, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे? ये चीज का 100% क्लैरिटी मुझे नहीं है। अरे कंफ्यूजन तो ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में है, एवरी चैप्टर में है हाँ, कि क्या रिमूव किया गया है क्या नहीं। यस, दैट इज ट्रू। और वो प्रॉब्लम तब कब हो जाती है ना, अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में ना कोई एडवांस टॉपिक रिमूव्ड होता है, जैसे जो लास्ट का कोई पार्ट है वो उन्होंने रिमूव कर दिया, तब प्रॉब्लम नहीं होती है उस चैप्टर में, क्योंकि वहां पे हम ये कहते हैं कि इससे पहले वाला पार्ट जो है वो पूरा आएगा। अब जहां पे यूक्लिड्स लीमा बहुत ही बेसिक है, अगर हमने उसको रिमूव किया तो टेक्निकली सभी कुछ तो रिमूव कर दिया, राइट? क्योंकि लेट मी जस्ट गो बैक टू द चैप्टर, क्योंकि मुझे थोड़ा ये रियलाइज हो रहा है कि आप लोग इन प्रूफ्स में इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं मुझे, जितने कि आप मुझे और टॉपिक्स जितने भी मैंने किए हैं उसमें लगते हैं आप, राइट? तो रियल नंबर्स में देखिए कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, ओके? और उसके बाद जो है, ठीक है, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम है। अब अगर लीमा निकाल दी तो क्या डिवीजन एल्गोरिथम तो बेस्ड है लीमा पर, अब वो भी निकल गई क्या, राइट?
और फिर आ जाती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ गई, राइट? वो भी तो लीमा पे बेस्ड है, ठीक है ना? HCF LCM निकालना भी लीमा पे बेस्ड है। फिर इरेशनल नंबर्स, हाँ ठीक है कि वो वाले क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, वो लीमा पे बेस्ड नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से इस चैप्टर में एक्चुअली बिना लीमा के जो एक्सेप्ट फॉर ये रेशनल इरेशनल नंबर कुछ ज्यादा बचता तो नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, राइट? We cannot take that risk. We should know how to solve these questions. Okay? जहां पे हमें ये क्लैरिटी आ जाती है ना कि ये चीज निकल गई है, इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो हम सब खड़े होके बोल देंगे जी आउट ऑफ सिलेबस था, वहां पे तो हम उसको सेफली छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम बचा लेंगे। लेकिन जहां पे ये क्लैरिटी नहीं है, आई थिंक वी शुड बी केयरफुल एंड लर्न दैट थिंग। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम यूक्लिड लीमा को कर लेते हैं थोड़ा, मतलब लेट्स नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। ओके, तो ये जो है n कैन बी रिटन एज 3m plus r, ओके, वेयर r कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to n minus 1, मतलब 3 minus 1, so 0 1 2 and 2, राइट? तो अब हमें क्या करना है कि बस हमें, हमारे लिए कोई इसमें कठिनाई नहीं है, हम हर एक केस लिख लेंगे। केस r इज इक्वल टू 0, पहला केस ये है, ठीक है? तो अब लिखना शुरू करते हैं कि n की क्या वैल्यू है, 3m, n की n plus 1 is 3m plus 1 and n plus 2 is 3m plus 2। इसमें ये कॉमन फैक्टर 3 आ गया, सो ये डिविजिबल बाय 3 है। अब केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 क्या है, r इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 3m plus 1, n plus 1 क्या बन गया 3m plus 2, और n plus 2 क्या बन गया 3m plus 2 plus 1 क्या 3। अब इसमें मैं ये 3 कॉमन ले सकता हूं, राइट? तो ये क्या बन गया 3m plus 1, 3m plus 2, और 3 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये रह गया m plus 1 रह गया यहाँ पे केवल इंटू 3, तो 3 मुझे कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये डिविजिबल हो गया बाय 3। ओके, अब आखिरी केस बचा है केस 3, r इज इक्वल टू 2। अब लिख लेते हैं 3m plus 2, ये क्या बन जाएगा 3m plus 3, और ये बन जाएगा 3m plus 2, 5 सर, 3m plus 4 सर, 4, 3m plus 4। ओके, तो अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो ले लेते हैं। और फिर से आई हैव शोन कि एक कॉमन फैक्टर 3 है, तो डिविजिबल बाय 3 मैंने प्रूव कर दिया। ऑल द 3 केसेस आई हैव कवर्ड, इट इज डिविजिबल बाय 3, और 2 से डिविजिबल है हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली दोनों प्रूव करने पड़ेंगे, तो हमने 2 से भी डिविजिबल प्रूव कर दिया, 3 से भी डिविजिबल प्रूव कर दिया, मतलब वी हैव प्रूवन दैट इट इज डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड? तो इसके हम बस एक काम जरूर कर सकते हैं कि आई विल स्किप सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि हम बहुत समय ना लें, क्योंकि चांसेस कम है ये आएगा एग्जाम में, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि वी आर नॉट टोटली रॉन्ग, ऐसा ना हो कि हम कर ही ना पाए एग्जाम में, ठीक है? सो आई विल नॉट डू ऑल द चोजन क्वेश्चंस, आई विल डू ओनली अ फ्यू। बट आपको अब समझ आ रहा है ना कि कैसे स्टेप्स में ब्रेक करके ये प्रूफ बनाते हैं इस तरह। यस। Okay, so great. Give me 1 second. I did